Hello everyone and welcome to my channel Economics Mantra। आज के इस वीडियो में हम सेल्स लॉ ऑफ मार्केट की इम्प्लीकेशंस और क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के इंट्रोडक्शन, असम्पशंस और उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट किया था और आज इसके सेकंड पार्ट में हम इम्प्लीकेशंस और क्रिटिसिज्म के बारे में करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसके इम्प्लीकेशंस की। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग उनकी मेन स्टेटमेंट ये है कि सप्लाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिमांड, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि जितनी सप्लाई होगी डिमांड उतनी ही होगी क्योंकि सप्लाई अपने लिए डिमांड खुद क्रिएट करती है। तो इसी स्टेटमेंट को लेते हुए उनकी इस लॉ से क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, उसमें पहला है जनरल ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। ओवर प्रोडक्शन यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन अगर हो जाता है तो उसे हम ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन कहते हैं, जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है। तो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग ओवर प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मानना था कि जब भी सप्लाई इंक्रीज़ करनी है, हमें सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए हम जो बेकार पड़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हम उनको हायर करेंगे, तो हम ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बुलाएंगे काम के लिए। तो जितने ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे उतनी ही मार्केट में इनकम भी क्रिएट होगी, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लिए जब काम करेंगे तो उनके सर्विसेज के बदले में हम उन्हें पेमेंट करेंगे। तो जितना सप्लाई बढ़ेगा उतनी ही मार्केट में इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ने का उतना ही चांस होगा। तो जितनी सप्लाई बढ़ी है उतनी ही डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो सप्लाई और डिमांड जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो इस इम्प्लीकेशन के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल रहने वाले हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, जनरल ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। जनरल मीन्स कि पूरी इकोनॉमी में टोटल जितना एग्रीगेट डिमांड है और टोटल जितना एग्रीगेट सप्लाई है वो हमेशा इक्वल रहेगा। सेकेंड इम्प्लीकेशन में दिया गया है जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल। ये भी इसी से रिलेटेड है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब लेबर की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है लेकिन लेबर की डिमांड कम हो, कि लेबर काम करने के लिए अवेलेबल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लेबर को काम नहीं मिल रहा है, इस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इस इम्प्लीकेशन के अकॉर्डिंग देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा। अगर कभी अनएम्प्लॉयमेंट आया भी तो वेज रेट इस तरह से चेंज होगी, अगर सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड से ज़्यादा हो जाती है तो वेज रेट डाउन हो जाएगी। वेज रेट अगर डाउन आएगी तो उससे लेबर की डिमांड, अगर वेज रेट कम हो जाती है तो लेबर सस्ती हो गई है तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा लेबर की डिमांड करेंगे, तो उससे डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो जाएगी और वो जो डिमांड कम रह गई थी अब वो इंक्रीज होके सप्लाई ऑफ लेबर के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि लेबर की डिमांड बढ़ेगी। लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो जो सप्लाई एक्स्ट्रा पड़ी हुई है उनको काम मिल जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनरल अनएम्प्लॉयमेंट भी इम्पॉसिबल है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा इकोनॉमी में। अब थर्ड इम्प्लीकेशन में लिखा गया है कि पार्शियल ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल है और पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल है। जैसे ऊपर वाली इम्प्लीकेशंस भी है कि जनरल ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो सकता, लेकिन पार्शियल ओवर प्रोडक्शन और पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट दोनों पॉसिबल है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जनरल का मतलब है पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पर, कि हम पूरी इकोनॉमी में ओवरऑल जितनी भी गुड्स हैं उन सबकी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई को यहाँ पर जो है वो लिया जाता है जनरल में। और ऐसे ही जनरल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल देश में जितनी भी लेबर की डिमांड है चाहे वो किसी भी सेक्टर में है, और ऐसे ही देश में ओवरऑल जितनी भी लेबर की सप्लाई है चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, यहाँ उसकी बात हो रही है जनरल में। लेकिन पार्शियल का मतलब है कि इकोनॉमी के किसी एक हिस्से में, किसी एक सेक्टर में या किसी एक पर्टिकुलर गुड में ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन आ सकती है। मतलब कि अगर कोई शूज़ हैं या किसी कोई एक और भी कोई एक पर्टिकुलर गुड की अगर हम बात करते हैं
तो उस गुड को बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एंटिसिपेशंस या उनकी एक्सपेक्टेशंस डिमांड को लेकर अगर गलत हो जाती हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि उस गुड का प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और डिमांड उतनी ना हो, तो उसके अंदर ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन आ सकती है। ऐसे ही इकोनॉमी के किसी एक सेक्टर में ऐसा हो सकता है कि लेबर की सप्लाई ज़्यादा है लेकिन वहाँ लेबर की डिमांड उतनी नहीं है, तो उस सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट है और ओवर प्रोडक्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी में किसी एक पर्टिकुलर गुड का अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरी गुड का प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन हो रहा हो, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा हो। लेकिन जब हम उसको मर्ज करेंगे, जब हम उसको एग्रीगेट लेवल पे लेके आएंगे, तो एक का ओवर प्रोडक्शन दूसरे के अंडर प्रोडक्शन को जो है वो बैलेंस कर देगा, जिससे वो सिचुएशन बैलेंस में आ जाएगी और वो जो ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन है या अंडर प्रोडक्शन की सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हम इक्वल आ सकता है जनरल में, लेकिन एक पार्ट में ओवर प्रोडक्शन हो सकता है और ऐसे ही देश के किसी एक हिस्से में अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। फोर्थ इम्प्लीकेशन है यूज ऑफ अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज पे फॉर देमसेल्व्स। ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, जैसे कि से ने बताया है कि जब भी हम सप्लाई इंक्रीज करना चाहेंगे, जब भी प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा तो वो बेकार पड़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेगा। अब वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खाली बैठे हैं, जब हम उनको हायर करेंगे तो वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे, वो हमें अपनी सर्विसेज देंगे, वो आउटपुट बढ़ाएंगे और उसी आउटपुट को बेचकर हमें पैसा आएगा। तो यानी कि जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है उन्हें हमें अपनी जेब से कुछ नहीं देना, उन्होंने अपने लिए वेजेस या अपने लिए सैलरीज या अपने लिए इनकम खुद क्रिएट की है, क्योंकि जब वो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज हम हायर कर रहे हैं तो वो खाली नहीं बैठे हैं, हम उनसे कुछ काम ले रहे हैं, वो हमें कुछ प्रोडक्शन बना के दे रहे हैं, तो उनके अंदर प्रोडक्टिविटी है और उनकी उस प्रोडक्टिविटी की वजह से ही उनको पेमेंट मिलेगी। तो यानी कि वो अपने लिए पेमेंट खुद जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में अगर कुछ भी चीजें इम्बैलेंस होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो मार्केट में एडजस्टमेंट आ जाएगी। जैसे कि अगर हम लेबर मार्केट की बात करें तो लेबर मार्केट में लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड में अगर इम्बैलेंस होता है तो वेज रेट चेंज होकर बढ़कर या कम होकर उस सिचुएशन को वापस से बैलेंस कर देगी। ऐसे ही अगर देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इम्बैलेंस आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज होकर इन दोनों को बैलेंस कर देगी। यहाँ पर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए की है क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल रहना चाहिए, तभी ये थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल होगी। क्योंकि अगर से कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज इक्वल होगा, उनके इस नियम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा, ये तभी आएगा अगर लोग अपनी सारी इनकम खर्च कर दें। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम को रिप्रेजेंट करता है और एग्रीगेट डिमांड खर्चों को बताती है। तो अगर लोग अपनी सारी इनकम खर्च कर देते हैं तो सप्लाई डिमांड के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर लोगों ने सारी इनकम खर्च नहीं की तो डिमांड कम रह जाएगी। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू से। वो कहते हैं कि जितना सेविंग किया है, ठीक है, इनकम में से कुछ हिस्सा खर्च कर लिया, कुछ बचा लिया, लेकिन जो बचाया है, जो सेविंग है, अगर हम उसे इन्वेस्ट कर दें तो वो वापस से जो है वो जो सेविंग जब इन्वेस्ट हो जाएगी तो वो डिमांड में ही चली जाएगी, वो डिमांड का ही पार्ट होता है, तो वापस से एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे। यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बराबर होना भी जरूरी है, और अगर ये इक्वल नहीं भी हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होकर उसको आपस में इक्वल कर देगी। ऐसे ही गुड्स की डिमांड और सप्लाई पे है कि अगर गुड्स का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं है तो प्राइस लेवल चेंज होकर उनको वापस से जो है वो बराबर ले आएगा। तो इट मींस गवर्नमेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में जो भी इम्बैलेंसेस होंगे वो उनके जो प्राइसेस है फैक्टर्स के, वो ऑटोमेटिक उनको जो है वो एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये अभी हमने ऊपर बात किया
कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बराबर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, कि जितना सेविंग किया है लोग उसको वापस इन्वेस्ट कर दें तो वो पैसा वापस मार्केट में आ जाएगा, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल आ जाएंगे, और एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वल होने पर ही ये थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड आउटपुट एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटल, यानी कि आउटपुट को हम अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं, जिसके साथ साथ हमारा कैपिटल भी बढ़ता जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। अजम्पशंस में हमने एक अजम्पशन लिया था जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसमें था कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर लेबर एंड कैपिटल आर देयर, कि इसमें ऐसा अज्यूम किया गया है कि लेबर के लिए और कैपिटल के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि हम जितना आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कीजिए, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाइए, आउटपुट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा मीन्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट उतना बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी उतना इंक्रीज होगा। तो ये उसी से ही रिलेटेड है कि आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमारे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, हम अनलिमिटेड आउटपुट बढ़ा सकते हैं जब तक हमारे पास आइडल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पड़े हुए हैं। तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेंगे, उससे आउटपुट बढ़ेगा और उससे इनकम बढ़ेगी, तो हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्प्लीकेशन है पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस में हम बात करेंगे जैसे कि से का जो ये नियम है ये प्रैक्टिकली कैसे सिग्निफिकेंट है। इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये शो किया है कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द मार्केट, यानी कि उन्होंने लेसेस फेयर पॉलिसी को फेवर किया है, और वो कहते हैं कि मार्केट में गवर्नमेंट को कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में एक बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी है, मार्केट में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करने की पावर है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। मार्केट फोर्सेस अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेंगी, अगर कुछ डिसइक्विलिब्रियम होता भी है तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ भी एंटर करने की, गवर्नमेंट को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये जाहिर होता है कि गवर्नमेंट को लेसेस फेयर पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट को मार्केट में नहीं आना चाहिए। तो ये थे इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट हम करेंगे इसके क्रिटिसिज्म्स। तो अब हम करते हैं इसके क्रिटिसिज्म्स। सेज लॉ को लेकर अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अलग अलग व्यूज़ रहे हैं। कुछ उनके लॉ को जो है वो लॉजिकली करेक्ट बताते हैं, उन्होंने उनको वैलिड बताया है, लेकिन विद सम कंडीशंस। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इसको सही नहीं मानते, उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया है। तो क्रिटिसिज्म में पहला पॉइंट है जनरल ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल। केन्स के प्रोफेसर से के लॉ को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला गया है कि जैसा से ने कहा है कि ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है, जो अभी हमने इम्प्लीकेशंस में पढ़ा, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि जनरल ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा जो है वो हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसमें बताया गया है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज इक्वल रहेंगे। ये तभी पॉसिबल है कि अगर हम इनकम का सारा हिस्सा खर्च कर दें। ठीक है, तो अगर हम इनकम सारी खर्च करते हैं तो ही एग्रीगेट डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर आएगी। लेकिन कई बार हम इनकम का कुछ पार्ट बचा लेते हैं, कुछ पार्ट खर्च कर दिया और कुछ पार्ट हमने सेव कर लिया। तो प्रोफेसर से कहते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अगर कुछ पार्ट कंज्यूम कर लिया गया है इनकम का तो वो इसमें आ जाएगा, और जो सेविंग की गई है अगर वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर केन्स का कहना है कि सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेविंग करने वाले पर्सन्स अलग हैं और इन्वेस्टर्स अलग पर्सन्स हैं। दोनों की सोच अलग है, दोनों की साइकोलॉजी अलग है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सेवर्स और इन्वेस्टर्स के डिसीजंस आपस में मैच करें और सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल आए।
तो जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल ही नहीं होंगे तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं होंगे, और ऐसा पॉसिबल है कि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाए और ओवर प्रोडक्शन क्रिएट हो जाए। सेकेंड इसका क्रिटिसिज्म है जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल। जैसे क्रिटिक्स ने बोला है कि ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहां लेबर की सप्लाई लेबर की डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन से ने इसका सल्यूशन बताया। उन्होंने बोला कि अगर लेबर की सप्लाई लेबर की डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी तो वेज रेट डाउन हो जाएगी, जिससे लेबर की डिमांड बढ़ेगी और वो इसके इक्वल आ जाएगी। लेकिन प्रोफेसर केन्स का कहना है कि वेज रेट को कट करना इसका सल्यूशन नहीं है, क्योंकि वेज रेट अगर कट होगी तो उससे फैक्टर्स की इनकम कम हो जाएगी। जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जिस लेबर को हमने हायर किया है, अगर हम उन्हें कम वेजेस ऑफर करेंगे मींस मार्केट में इनकम कम क्रिएट होगी। मार्केट में इनकम कम क्रिएट होगी तो डिमांड कम क्रिएट होगी। तो अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा है तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, तो हम लेबर को काम पे रख के क्या करेंगे? अगर पहले से ही ओवर प्रोडक्शन है तो हम लेबर को काम से निकाल देंगे और मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, ऐसा प्रोफेसर केन्स ने कहा, क्योंकि वो कहते थे कि वेजेस को कट करके सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वेजेस को कट करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है प्रोड्यूसर्स के लिए। क्योंकि अगर हम वेज रेट कम ऑफर करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम कम हो जाएगी। अगर इनकम ही नहीं होगी तो वो डिमांड कम होगी मार्केट में, तो डिमांड कम होगी तो वो हमारे ही लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो हमारी सप्लाई बिकेगी नहीं। नेक्स्ट है थर्ड क्रिटिसिज्म, लैक ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। जैसा कि इम्प्लीकेशंस में भी हमने पढ़ा कि उसमें दिया गया है कि ऑटोमेटिकली मार्केट एडजस्ट हो जाएगी। लेबर की सप्लाई और डिमांड में अगर इम्बैलेंस है तो वो ठीक हो जाएगा। गुड्स की डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस है तो प्राइसेस इस तरह से चेंज होंगे कि वो डिमांड और सप्लाई को इक्वल ले आएंगे, यानी कि मार्केट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी और इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। लेकिन क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे कि इसमें बताया गया कि गुड्स की डिमांड अगर कम रह जाती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो गुड्स ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ओवर प्रोडक्शन है, तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि प्राइसेस डाउन होने शुरू हो जाएंगे चीज़ों के, जिससे डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। लेकिन क्रिटिक्स ने इसका जो है वो एक एविडेंस देते हुए बताया कि जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, महामंदी आई थी, उस वक्त भी ऐसी सिचुएशन थी, सप्लाई ज़्यादा थी डिमांड कम थी, लेकिन और प्राइसेस डाउन हो रहे थे, लेकिन प्राइसेस के डाउन होने के बाद भी चीज़ों की डिमांड नहीं बढ़ी और डिमांड बढ़ी नहीं और सप्लाई के बराबर नहीं आई। यानी कि ऐसा नहीं है कि मार्केट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है सेज लॉ इज़ नॉट लॉजिकल। ये भी इसी से ही रिलेटेड है। प्रोफेसर केन्स जो हैं जिन्होंने ये इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया प्रोफेसर से की, उनका मानना था कि से का जो नियम है वो लॉजिकली पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस नियम के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा बराबर रहेंगे। यानी कि हम जितना कमाएंगे, जितनी इनकम बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी और ये बराबर आ जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। से के नियम के अकॉर्डिंग इनकम जितना बढ़ेगा मींस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी उतना ही बढ़ना चाहिए ताकि ये इसके इक्वल आ जाए। लेकिन कंजम्पशन अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इन्वेस्टमेंट अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, केन्स ने बोला था उनके साइकोलॉजिकल लॉ में कि इनकम जितना बढ़ता है, खर्च बढ़ता तो है लेकिन उससे कम। इनकम में जितनी इंक्रीज होती है, कंजम्पशन में उससे कम इंक्रीज होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो उतने ही प्रोपोर्शन में हमारी डिमांड बढ़ जाएगी और ये इक्वल आ जाएंगे। ऐसा हो सकता है
कि इनकम बढ़े और कंजम्पशन हमारा उतना ना बढ़े, तो जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी तो है लेकिन इसके जितनी नहीं बढ़ी है, तो डिमांड इससे कम रह सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर आएंगे। फिफ्थ पॉइंट है इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेज के नियम के अकॉर्डिंग सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इक्वल होना ज़रूरी है, तभी डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे। लेकिन क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल हो, ऐसा जो है वो नेसेसरी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि सेविंग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इन्वेस्टमेंट अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सेविंग करने वाले लोग अलग हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग अलग हैं, तो उनकी सोच, उनके एंटिसिपेशंस मैच करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल आए। नेक्स्ट है मनी इज़ नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। से ने अपनी अजम्पशंस में लिया था कि मनी अकेला एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि मनी का काम सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को खरीदने और बेचने का है। मनी जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होती है। लेकिन क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी की फॉर्म में हम वैल्यू को स्टोर करके भी रख सकते हैं, यानी कि इसका काम सिर्फ एक्सचेंज करना नहीं होता है। सेवेंथ पॉइंट है नीड फॉर स्टेट इंटरफेरेंस, यानी कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। और से ने अपनी उसमें लॉ में बोला था, अभी हमने इम्प्लीकेशंस में भी पढ़ा कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है, मंदी आ जाती है, उस वक्त चीज़ों की डिमांड प्राइसेस के कम होने के बावजूद बढ़ती नहीं है। और डिप्रेशन के वक्त लेबर भी काफ़ी अनएम्प्लॉयड होती है, उसको भी काम नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन को ठीक करने के लिए ज़रूरी होता है कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जाए। लेकिन डिप्रेशन की सिचुएशन में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना नहीं चाहेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी भी अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहेगा डिप्रेशन जैसे सिचुएशन में। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे आएगी और गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, लेबर को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में थोड़ी डिमांड क्रिएट होगी। उस डिमांड से इन्फ्लुएंस होके प्राइवेट सेक्टर भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट रेज करना स्टार्ट कर देगा, जिससे इकॉनमी धीरे धीरे डिप्रेशन से रिकवर होना शुरू कर देगी। तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट का मार्केट में इंटरफेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्रिटिसिज्म है लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। इस नियम को, इस लॉ को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग मार्केट में इक्विलिब्रियम आएगा तो सही, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इम्पॉसिबल है। इन्होंने बोला जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इम्पॉसिबल, जनरल ओवर प्रोडक्शन इज़ इम्पॉसिबल, मार्केट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ये सब होगा तो सही, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है। तो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये थ्योरी एक तरह से सिर्फ लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम को प्रेजेंट करती है, ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, शॉर्ट रन में ओवर प्रोडक्शन भी हो सकता है, और शॉर्ट रन में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ना हो ऐसा भी हो सकता है। नाइन्थ क्रिटिसिज्म है ट्रेड साइकिल्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो मार्केट में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, कोई बेरोजगारी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल है, सब कुछ बहुत ही एक सुंदर पिक्चर के रूप में इसमें जो है वो दिखाया गया है, यानी कि मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशंस तो आएंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर मार्केट में, हर इकॉनमी में फ्लक्चुएशंस आते हैं। ट्रेड साइकिल से हर इकॉनमी सफ़र करती है, हर इकॉनमी में डिप्रेशन भी आता है, रिकवरी भी होती है, बूम भी आता है, चाहे वो कोई डेवलप्ड इकॉनमी है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है। लास्ट हमारी क्रिटिसिज्म है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। सेज लॉ के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम आएगा और उस केस में आएगा जब हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा।
सेज लॉ के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में आएगा, यानी कि जब भी चीज़ों की डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, उस वक्त जब भी देश में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी, उस वक्त फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, यानी कि सारी लेबर को, सारे रिसोर्सेज को काम मिल चुका होगा और फुल एम्प्लॉयमेंट में ही ये इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में ही एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो। एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट होते हुए भी हो सकता है, यानी कि कुछ लोगों के, कुछ लेबर के या कुछ रिसोर्सेज के बेरोजगार होते हुए भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। तो ये थे इसके क्रिटिसिज्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।